Elizabeth Wedgebrook. नमस्कार साथियों, साई कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मेरा नाम संजय बिश्नोई है और आज अपने जो हिंदी की क्लास को आगे जारी रखेंगे। पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे व्यंजन, यानी अपने वर्णमाला के अंदर क्या पढ़ रहे थे, स्वर और व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन बात करेंगे व्यंजनों के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपन क्या करेंगे, पहले अपन थोड़ी बहुत एक बार क्लास को जो शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। एक बार सारे क्लास को शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको है जो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे आप देख पा रहे हैं, बोर्ड आपको ठीक से दिख रहा है, सारी चीज़ें एक बार बता दीजिए। उसके बाद अपन आगे की क्लास है जो शुरू करेंगे। द परफेक्ट आरजे मान बोल रहा है, निवन प्रणाम गुरु जी, मान जाम जी ने, विष्णु भगवान ने। नमस्कार सबको, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आ जाइए एक बार, सारे जुड़ जाइए। उसके बाद अपन अपनी क्लास की जो शुरुआत करते हैं। जुड़ जाओ सारे, जुड़ जाओ एक बार और शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। प्रियंका चौधरी बोल रही, गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग प्रियंका। जुड़ जाओ एक बार सारे, फिर अपन अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपन बात करते हैं, अपने लिख रखा है अपने इस बोर्ड पे कि अपन किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किस किस एग्जाम अपनी हिंदी आती है, या फिर अपनी हिंदी की क्लास है जो कौन कौन से एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। श्रेया बोल रही है, नमस्ते सर। नमस्ते श्रेया बेटा। जैसे मान लो एलडीसी की दृष्टि से अपन क्या हिंदी इंपोर्टेड है, रीट के अंदर अपनी हिंदी आएगी, हिंदी व्याकरण। वीडियो मेंस का भी एग्जाम होगा 9 जुलाई को, उस दिन अपनी हिंदी के जो उसके प्रश्न तो देखने को मिलेंगे हिंदी व्याकरण के। इसके अलावा सेट एग्जाम, ये क्या होता है भाई, अभी राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, उसको अगर आप फाइट करेंगे, उसका एग्जाम देंगे, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक राजस्थान सरकार की जो सामान्य पात्रता परीक्षा सबको पास करनी होगी। उसको अगर पास करेंगे उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, आगे की जो प्रतियोगी परीक्षा को दे पाएंगे। तो इसको बोलते हैं सीट, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसमें भी क्या है, आपके हिंदी व्याकरण के प्रश्न आने की संभावना है। अभी तक सिलेबस गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया है, लेकिन उसमें आपके जो प्रश्न आएंगे। गुड इवनिंग सर जी बोल रहा है, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो एक बार शेयर कर दीजिए, फिर अपन जो अपने वर्णमाला की शुरुआत करेंगे। दूसरी बात अपन करें तो एलडीसी का कोर्स है जो अपने ऑनलाइन ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का नाम है साई कोचिंग जयपुर के नाम से अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपका एलडीसी का कोर्स अवेलेबल है मात्र 2100 रुपये में। और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है एलडीसी की। और दूसरी बात, बाकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स अवेलेबल है, और भी बहुत सारे अपने जो कोर्स अवेलेबल, आप ऐप पे विजिट करके देख सकते हो, है ना। और हिंदी है जो आपके एसआई में आती है, रीट में आती है, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में। उसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, वीडियो मेंस में, बाकी सब की दृष्टिकोण से हिंदी है जो इंपॉर्टेंट है। डीएस सर बोल रहे हैं, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग गुरुदेव, क्या हाल है आपके। आगे आज क्लास में, बहुत बढ़िया गुरुजी, स्वागत है आपका। दिखते रहो, बस हम मोटिवेट होते रहते हैं आपसे। आरजे बोल रहा है, कैसे हो धर्मवीर सर जी। बिल्कुल, धर्मवीर जी से पूछ रहा है आरजे, ये मान गुरुजी कैसे हो। बढ़िया होंगे गुरुजी, कुशल मंगल होंगे, एकदम आनंदित होंगे, है ना। शुरू करें क्लास। अपन बात कर रहे थे किसकी, वर्णमाला की। और वर्णमाला में क्या पढ़ रहे थे अपन, व्यंजन पढ़ रहे थे, ठीक है। अपने सबसे पहले बात की थी किसकी, स्वर की। इनकी संख्या 11 होती है। उसके बाद अपने बात किसकी की थी, व्यंजन की, जो अपने लास्ट क्लास में जो बात कर रहे थे व्यंजनों की। और इनकी संख्या अपनी कितनी होती है, 33 होती है। ये तो अपने सारे पढ़ लिए भाई, स्वर अपने 11 पढ़ लिए पूरे के पूरे, और व्यंजन पढ़ लिए अपने 33। ये तो क्या हो गई, वर्णमाला में वर्णों की संख्या। अगर अपन बात करें वर्णों की संख्या, तो कितनी होती है, 11 और 33 कितने हो गए अपने, 44 वर्ण हो गए, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करें हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, जिसे अपनी हिंदी निदेशालय मानती है। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी मानती है हिंदी निदेशालय, वो मानती है अपनी 52, यानी 52। तो अब आप मुझे बताइए, अपन ने 33 पढ़े हैं व्यंजन, 11 पढ़े हैं स्वर, इनके अलावा ऐसे कौन से वर्ण हैं, कुछ वर्ण जिनको अपन क्या है, कुल वर्णों की श्रेणी में शामिल करते हैं, यानी 52 की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो इनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि 44 से लेकर करके 52 तक है जो ये 8 वर्ण और कौन से हैं, इनके अध्ययन आप अपन
आज की क्लास में जो करेंगे। एक बार सबके साथ शेयर कर दीजिए। डीएस सर बोल रहे हैं सब बढ़िया है, आशीर्वाद है आपका। आशीर्वाद गुरुजी आपका है हमारे ऊपर है, या फिर अपन दोनों के ऊपर किसका है? भगवान का, मालिक का आशीर्वाद है ना। बस बढ़िया है तो बढ़िया ही रहना चाहिए साहब। फिर अपन बात करते हैं अपने व्यंजनों के वर्गीकरण की। तो अपने बात की थी शनिवार लास्ट क्लास में स्पर्श की संख्या 25 पढ़ ली थी। उसके बाद अपने अंतस्थ पढ़े थे, इनकी संख्या कितनी पढ़ी थी? 4 पढ़ी थी। उसके बाद अपने ऊष्म पढ़े थे, और ऊष्म की संख्या भी कितनी पढ़ी थी? अपने 4 पढ़ी थी। इस प्रकार से अपने कितने पढ़ लिए थे? 33। ठीक है। अब अपन बात करते हैं 52 में से कुल अपने जो कौन कौन से वर्ण है जो इनके अलावा और अपने शामिल है। तो एक बार कमेंट करके बताओ कि 52 में और कौन से। विकास गुर्जर बोल रहा है गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग विकास। जुड़ जाइए सारे, आप सबका जो स्वागत है। तो 33 के अलावा अपनी एक कैटेगरी और आती है जिसको अपन बोलते हैं क्या? संयुक्ताक्षर। क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर बोलते हैं। अब संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं भाई? संयुक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? किसको बोलते हैं संयुक्त? संयुक्त बोलते हैं मिश्रण को, या अपन कह सकते हैं जिसके अंदर क्या हो? 2 से अधिक वर्ण जुड़े हुए हो, है ना। जैसे अपन सामान्यतः इस क की बात करें, इसमें क्या है अपने? इसमें एक तो अपना ये क है और साथ में अपना ए है जो स्वर है। तो इसमें क्या है? एक तो व्यंजन है स्वर रहित, और एक इसमें अपना ए स्वर जुड़ा हुआ है। इसके मतलब क्या? इसमें सामान्यतः अपने 2 वर्ण होते हैं। लेकिन संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? जिसमें कम से कम कितने हो? 3 वर्ण हो, या अपन कहें 2 तो क्या हो? व्यंजन हो। श्रेया बोल रही है हिंदी तो सभी स्टेट्स में कॉमन ही आती है ना सर? बिल्कुल सभी स्टेट्स में कॉमन आती है। ऑल ओवर इंडिया में अपने हिंदी है जो कॉमन आती है। चाहे एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमपीएसआई की कर रहे हो, यूपीएसआई की कर रहे हो, ठीक है, और भी किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हो जहाँ हिंदी व्याकरण टॉपिक दे रखा है, तो पूरे इंडिया में अपने हिंदी है जो उसका सिलेबस है समान रहता है। अपने पूरे इंडिया में वही संधि चलेगी, वही अपनी वर्णमाला होगी, वही अपने उपसर्ग, वही अपने प्रत्यय होंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर कोई विद्यार्थी अदर स्टेट से भी जुड़ता है तो उनका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि यूट्यूब क्या है? सबके लिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है। जहाँ कोई भी विद्यार्थी आएगा उसका है जो निःशुल्क रूप से तहे दिल से स्वागत है, आप जुड़िएगा। हाँ सब में कॉमन है, भरत सर बोल रहे हैं कि हाँ सब में कॉमन है। बिल्कुल आपका जो कमेंट देख लिया सर ने और उसका जवाब भी दिया है। मैं एमपीसी हूँ, बिल्कुल श्रेया आप एमपीसी हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, और लगातार आप जो जुड़े रहिएगा। हिंदी अपन बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। तो अपन बात कर रहे थे किसकी? अपने व्यंजन वर्णों की बात कर रहे थे, संयुक्ताक्षरों की बात कर रहे थे। तो संयुक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? मिला जुला रूप या मिश्रित रूप, ठीक है। तो अपन जैसे देख रहे थे इसको, इस कै को, इसमें क्या मामला है कै में? तो संयुक्ताक्षर की संख्या अपने होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। 4 में से पहला कौन सा? एक तो अपना है क्षय, एक है अपना त्रय, एक है अपना ज्ञ, और एक है अपना श्रेय। ये 4 अपने क्या है? ये चारों अपने संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर यानी जिसके अंदर कम से कम 3 वर्ण है, यानी 2 से अधिक वर्ण से बनने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? अपने संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। भाई अपने सामने शब्द लिखा हुआ है संयुक्ताक्षर, और इस संयुक्ताक्षर का अर्थ क्या होता है? संयुक्त यानी मिला जुला रूप, और अक्षर यानी अपना वर्ण या अक्षर। अब इस क्षय की बात करें तो बताइए आप सारे कि क्षय है जो किन किन वर्णों से मिलकर के बना है? क्षय किससे मिलकर बना है? क्षय में एक तो अपना क्या है? क है हलंत, दूसरा इसके अंदर अपना ये स इस प्रकार से हलंत है, और तीसरा इसके अंदर क्या है? अपना ए है। या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि क तो हलंत है, स्वर रहित है, और साथ में अपना क्या है? ये स पूरा है, यानी ए क्या है? इस स के साथ में मिला करके भी लिख सकते हैं अपन, है ना। ए इसमें क्या? अपना स्वर है, ये इसका रूप है। तो कहने का मतलब इसमें कम से कम कितने वर्ण है? 3 हो गए ना अपने। आधा क से अपना मूर्धन्य, और उसके बाद अपना ए। फिर बात करते हैं उसके बाद अपन किसकी? इस तरह की। तो बताओ कमेंट करके कि त्रय में अपने कौन कौन से 3 वर्ण शामिल है? क्षय अपने देख लिया, इसमें क्या है? क, मूर्धन्य, स और ए अपना स्वर शामिल है। अब आप बताइए इस तरह के अंदर कौन कौन से 3 अक्षर या 3 वर्ण शामिल है हिंदी वर्णमाला के?
बताओ भाई कमेंट करके एक बार सारे। और जो विद्यार्थी अभी जुड़े हैं वो एक बार क्लास को है जो अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए और अपने इस वीडियो को है जो लाइक कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक है जो पहुंच सके और बच्चे इस क्लास का जो फायदा ले सके, है ना। अब इस तरह की बात करें जिसमें अपने एक तो क्या है तय हलंत है, उसके अलावा एक अपना र है और उसके अलावा क्या इसमें शामिल अपना ए है, ऐश्वर है इसके अंदर। या अपन कहें तय तो हलंत है ही और उसके अलावा रे अपना, अगर ए को रे को मिलाया जाए तो रे अपना क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, यानी तय और र। इस प्रकार ही अपन इसको लिख सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं किसकी, इससे ज्ञ की। तो ज्ञ में बताइए भाई कौन कौन शामिल है। अपन इसको इस प्रकार से बोलते हैं ज्ञ को, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण रूप क्या होता है, ये तो अपना लोक प्रचलित अर्थ हो गया या लोक प्रचलित उच्चारण हो गया इसका ज्ञ। लेकिन इसमें अगर अपन वर्णों के हिसाब से, वर्गीकरण के हिसाब से इसको तोड़ करके देखें तो इसमें किन किन वर्णों का मेल है। इसमें अपना एक तो क्या है च वर्ग का तीसरा जय है हलंत, और एक इसमें अपना क्या है च वर्ग का पांचवा, और इसमें अपना एक है ए। इस प्रकार से बना होता है जय ये ए। मतलब इसको अपन ऐसे बोलें तो ठीक रहता है। इसका उच्चारण शुद्ध कब होगा, भाषा की मानक दृष्टिकोण से, तब इसको अपन बोलेंगे ज्ञ, तब जाके ये शुद्ध होगा। लेकिन अपन इसको ज्ञ बोलते हैं क्योंकि लोक प्रचलित इसका ज्ञ ही लेते हैं सामान्यतया। तो इसकी अपन बात करें तो इसमें अपना आएगा जय हलंत, उसके बाद यह हलंत, और साथ में क्या है अपना ए मिला हुआ है। यानी अपन कह सकते हैं ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हलंत जय और यह के साथ में अगर एस और को मिला दें तो ये रूप अपने सामने आता है। ठीक है, यहां तक अपने तीनों के बारे में देख लिया। अब देखते हैं चौथा कौन सा है, श्रेय। और हिंदी वर्णमाला में जो अपने 4 वर्णों को क्या है संयुक्त अक्षर के रूप में शामिल किया गया है कुल वर्णों की संख्या में। जैसे कुल वर्ण अपने कितने होते हैं, 52 होते हैं, उनकी संख्या अपने कितने माने गए, 4 संयुक्त अक्षर माने गए हैं। श्रेया लिख रही है तैर, बिल्कुल आप है जो सही लिख रहे हैं, शाबाश श्रेया। थोड़ा हलंत लगाना भूल गए आप, या फिर हो सकता है आपके इसमें कीबोर्ड के अंदर हलंत वाला ऑप्शन नहीं आ रहा हो। अब प्रयास किया आपने, अच्छी बात है। अब बात करते हैं किसकी, अपने श्रेय की। तो श्रेय के अंदर एक तो अपना कौन सा है, इसको बोलते हैं अपने तालव्य से। ठीक है, तालव्य से रहेगा हलंत, उसके बाद में र, और अपने इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है अपना ए जुड़ा हुआ है। ए अपना क्या है स्वर है, क्योंकि बिना स्वर अपने किसी व्यंजन का उच्चारण कर नहीं पाते हैं, तो इसमें अपने साथ में क्या है ए भी साथ में है। या फिर अपने इसका ये रूप भी लिख सकते हैं कौन सा, स हलंत, और साथ में अपने र के साथ में ए स्वर को मिलाए तो क्या होगा स और र पूरा। इस प्रकार से अपन क्या है इन चारों संयुक्त अक्षरों को है जो पढ़ते हैं कुल वर्णों की संख्या में। तो अपने कितने हो गए संयुक्त अक्षर, अपने 4 हो गए। यहां तक क्लियर है बात सबके। अब बात करते हैं किसकी, संयुक्त अक्षर के बाद में। मैं अपने 33 तो पहले पढ़ चुके थे, उसके बाद में 4 ये पढ़ लिए, कितने हो गए 33 और 4 37 हो गए। तो 37 अपने क्या पढ़ लिए, व्यंजन पढ़ लिए। ठीक है, और 11 अपने स्वर पढ़ लिए। इसके अलावा अपने और कौन से व्यंजन बचते हैं वो अपन देखते हैं आगे। दूसरे प्रकार की बात करें तो अपने एक होते हैं कौन से, जिन्हें बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, या इनका दूसरा नाम एक है ताड़न जात, या इनका एक और नाम है जिसे अपन क्या बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। बात एक ही है ना, चाहे अपन उत्क्षिप्त कहें, ताड़न जात कहें या फिर द्विगुण कहें, बात एक ही है। इनकी संख्या कितनी होती है, ये कौन से होते हैं भाई, एक बार बताओ मुझे कमेंट करके। अपने उत्क्षिप्त वर्णों की संख्या कितनी होती है और ये कौन कौन से होते हैं, एक बार कमेंट करके बताइए। और वीडियो को जो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ना। बताओ कमेंट करके कि इनकी संख्या कितनी होती है, किसकी, ताड़न जात या उत्क्षिप्त या अपन द्विगुण वर्णों की बात करें, द्विगुण व्यंजनों की बात करें, इनकी संख्या बताओ एक बार आप कमेंट करके, जल्दी से बताइए भाई। फिर अपन इनकी जो बात करते हैं, इनकी संख्या होती है अपने कितनी, साहिल विष्णु 3 बोल रहा है। कोई और दूसरा विद्यार्थी प्रयास किया, अच्छी बात है साहिल आपने। और कोई बताओ भाई, 3 नहीं होते, कितनी होती है इनकी संख्या, इनकी संख्या होती है अपने 2। कितनी होती है, 2 होती है अपने ताड़न जात वर्णों की संख्या। अब बात करते हैं इस शब्द का अर्थ क्या होता है, उत्क्षिप्त का, ताड़न जात का, द्विगुण का। उत्क्षिप्त बोलते हैं किसी चीज को, फेंकी हुई चीज को क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त। यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया उत्क्षिप्त का,
इसका शाब्दिक अर्थ होता है फेंका हुआ। क्या होता है? फेंका हुआ। और ताड़न जात, क्योंकि इन्होंने इनको क्या कर दिया बेचारों को भाई, एक तो क्या है वर्गीय व्यंजन है, यानी 5-5 आते हैं प्रत्येक वर्ग में, और इनको क्या कर दिया? अलग कर दिया, मतलब किनारे कर दिया। तो इनका नाम क्या कर दिया? ताड़न जात। और दूसरा क्या नाम लिखा है इनका? तीसरा नाम लिखा है द्विगुण वर्ण। द्विगुण से क्या तात्पर्य है? यानी इनमें क्या है? 2 गुण एक साथ चलते हैं। कहने का मतलब ये वो वर्ण है जिनका है जो एक रूप दूसरा और चलता है, एक रूप यहाँ जो इस ताड़न जात या द्विगुण के रूप में चलता है। तो ये अपने 2 कौन कौन से हो गए? एक तो अपना हो गया अड़े, और एक अपना क्या हो गया? अढ़े। इनको अपन इस प्रकार से जो उच्चारित करते हैं, इसको तो बोलते हैं क्या? इस प्रकार से अढ़े, और इसको बोलते हैं अढ़े। कहने का मतलब ये दोनों किस वर्ग के हैं? ये अपने ट वर्ग के जो ड है एक तो, एक अपना ढ है, इन्हीं वर्णों का क्या है? दूसरा रूप है। ठीक है, वहां अपने मूल रूप में ये होते हैं ड और ढ। उसके अलावा क्या कर दिया? इनके 2 रूप और प्रचलित है हिंदी भाषा में, और वो मानक भी है कुल वर्णों के साथ में, कुल वर्णों की श्रेणी में। कुंवर सिंह बोल रहे हैं, मैं भी एमपी से हूं। श्रेया जी, बिल्कुल कुंवर सिंह जी आपका भी स्वागत है। मध्य प्रदेश से आप जुड़े हो हमसे, रोजाना जुड़िएगा आप हमारे साथ। अपन हिंदी का जो अध्ययन है जो विस्तार पूर्वक करेंगे, ताकि आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अच्छे से सहायता मिल सके, आप जो अंक अर्जित कर सके हिंदी भाषा के व्याकरण को पढ़ करके, है ना। अपन किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं ताड़न जात या द्विगुण व्यंजनों की, और इनकी संख्या कितनी है? 2 है। और ये ट वर्ग के जो ड और ढ है, इनके ही क्या? इनके दूसरे रूप इसलिए नाम क्या कर दिया? इनका द्विगुण नाम कर दिया। 2 गुण एक साथ लिए हुए होते हैं। यहां तक बात सबके क्लियर है? उच्चारण कैसे करेंगे इनका? अड और अढ़। एक अपने आता है क वर्ग का 5वां वर्ण। कौन सा? क वर्ग का 5वां अक्षर। यह क्या होता है भाई? इसका उच्चारण अपन कैसे करते हैं? क वर्ग के 5वां अक्षर का इसको अपन लिखते हैं इस प्रकार से हैं, ठीक है। और इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं अंग। और ये बिल्कुल इनसे अलग है, ध्यान रखना, क्योंकि इसके तो बिंदी कहाँ आ रही? नीचे आ रही है, और इसके बिंदी अपने साइड में आती है। दूसरी बात ये है, इसका उच्चारण अपन किससे करते हैं? नासिका से करते हैं, या फिर क वर्ग का है तो कंठ से भी करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग वर्ण है, क वर्ग का 5वां अक्षर है। और ये क्या है? ड और ढ, ये अपने ट वर्ग के जो 2 वर्ण है, और इनका अपने दूसरा रूप क्या है? अड़ और अढ़। नुक्ता लगने के बाद में इसका ये रूप अपने सामने आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इन वर्णों का अपन कहां पर प्रयोग करेंगे, कहां पर नहीं करेंगे। या फिर कई बार क्या होता है, ऐसे शब्द आते हैं जिसमें अपन देखते हैं किसी शब्द में इस बिंदी लगा रखी होती है और किसी में नहीं लगा रखी होती है ना। तो अपने आज तक ये क्या है? कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि भाई किसके नीचे बिंदी लगाए और किसके नीचे नहीं लगाए। जैसे मान लो अपने सामने कोई शब्द है, मान लो लिखा हुआ है ढोल, ठीक है। जैसे एक लिखा है डमरू, दोनों ही क्या है? वाद्य यंत्र है, ढोल और डमरू। इसके अलावा जैसे मान लो एक लिखा है पढ़ना, जैसे एक लिखा है लड़ाई। अब अपने 2 में तो क्या है? बिंदी लगा रखी है, किसमें? लड़ाई में, एक पढ़ना में। और ढोल और डमरू में बिंदी लगाई नहीं है। तो भाई क्या मामला है? बिंदी क्यों लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं? आंखा देख के लगा रहे हैं क्या? जहां मर्जी वहां लगा दिया, जहां मर्जी वहां नहीं लगानी। ऐसे अपने काम नहीं चलेगा ना, तुक्का नहीं मारना है। अपने क्या है? नियमों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जो बिंदी लगाई जाती है, किस प्रकार से बिंदी या नुक्ता का प्रयोग अपन नहीं करते हैं। तो अपने जो नेक्स्ट पेज लेते हैं वहां देखते हैं इनके नियम कौन कौन से हैं। जैसे अपन बात करें, यहां लिख देता हूं मैं अड़े और अढ़े, इनके है जो प्रयोग, इनके बिंदी नीचे कहां आएगी, कहां अपने इनकी बिंदी नहीं लगाएंगे। तो इसका अपन सबसे पहले देखते हैं पहला नियम। पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है, शब्द के प्रारंभ में ड ढ आने पर क्या करेंगे अपन? बिंदी नहीं लगाएंगे। अगर क्या हो रहा है, ड और ढ किसी शब्द के प्रारंभ में यानी शुरुआत में आ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? इस बिंदी या नुक्ता का प्रयोग है जो नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अपने थोड़ी देर पहले बात की थी, जैसे कोई शब्द है डमरू, ढोर, जैसे कोई शब्द है डांग। इस प्रकार से इन शब्दों में अपन क्या है? इस बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। जैसे अपन लिखते हैं, मान लो
डामाडोल, इन सब में अपन क्या है प्रयोग है जो नहीं करेंगे, किसका, अपने इस नुक्ता का या बिंदी का, क्योंकि अपना नियम क्या कहता है, किसी शब्द के प्रारंभ में अगर ड और ढ आए तो वहां पर बिंदी नहीं लगाएंगे। ये हो गया पहला नियम। अब बात करते हैं किसकी, दूसरे नियम की। दूसरा अपना नियम है संस्कृत भाषा के शब्दों में ड और ढ आए तो उनके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती या बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मान लो कोई संस्कृत का शब्द है षडानन, क्या शब्द है, षडानन, इसमें अपने क्या है, इस बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मान लो अपने इस पहले नियम की बात करें कि शब्द के प्रारंभ में नहीं आए, यहाँ प्रारंभ में नहीं आ रहा लेकिन बीच में आ रहा है डय अपना, फिर भी क्या है, बिंदी अपन नहीं लगा रहे हैं। तृप्ता सरस्वत बोल रही है, गुड इवनिंग सर, प्रणाम, वेरी गुड इवनिंग तृप्ता, खुश रहो, हैं, क्लास के टाइम पे आना है आपको फिक्स 8 बजे, 8:30 हो गए, इतनी लेट आई तो है, इस प्रकार काम नहीं चलेगा, है ना। तो अपन बात करते हैं किसकी, संस्कृत के शब्दों में है जो इस नुक्ता का प्रयोग अपन नहीं करेंगे। फिर अपन देखते हैं तीसरा नियम अपना। तीसरा नियम कौन सा है, तीसरा नियम कहता है यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में ड व ढ से पहले पंचमाक्षर आ जाए, पंचमाक्षर या अनुस्वार, कई बार क्या होता है पंचमाक्षर के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग भी अपन करते हैं, पंचमाक्षर या अनुस्वार आ जाए तो उनके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती। जैसे अपना तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कह रहा है क्या हो, यदि ड या ढ से पहले क्या हो, कोई पंचमाक्षर आ जाए और या फिर क्या आ जाए, अनुस्वार आ जाए। अनुस्वार किसे बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं स्वरों या व्यंजनों के साथ ऊपर जो बिंदी लगती है उसे क्या बोलते हैं, अनुस्वार, जिसका उच्चारण अपन किससे करते हैं, नासिका या नाक से। और कई बार क्या होता है, अपन अनुस्वार के स्थान पे क्या करते हैं, किसी भी वर्ग के 5वें वर्ण का प्रयोग है जो कर देते हैं, किस रूप में, आधा पंचमाक्षर। किस रूप में आएगा पंचमाक्षर, आधा आएगा पंचमाक्षर। अपने यहां लिखेंगे अर्ध पंचमाक्षर आए या आधा पंचमाक्षर आए, वहां अपन क्या करेंगे, वहां बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, किसके साथ में, ड या ढ के साथ में, या फिर अपन कहें ताड़न जात या द्विगुण या उत्क्षिप्त वर्णों के साथ में इसका प्रयोग अपन नहीं करते हैं, है ना। तो जैसे मान लो एक शब्द है खंड, इसके साथ में अपना क्या आ रहा है, ड से जस्ट पहले क्या आ रहा है, पंचमाक्षर आ रहा है ना। जैसे अपन बात करें पाखंड, इसके ऊपर क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है। और अपने जो जैसे अपने पास शब्द है दंड, सदा को क्या बोलते हैं, दंड बोलते हैं। तो खंड हो गया, पाखंड हो गया, दंड हो गया, इनमें सब में क्या है अपने, जैसे मान लो एक शब्द और है पंडित, इसमें भी क्या है अपना, भाई ड से पहले क्या आ रहा है अपना, पंचमाक्षर आ रहा है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो इन 3 नियमों का। एक नियम है लास्ट जो अपने अगले पेज में लिखेंगे। पहला नियम क्या कह रहा है, किसी शब्द के प्रारंभ में अगर इनमें से कोई आता है तब क्या करेंगे, अपन इस बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा कहता है संस्कृत भाषा के शब्दों में अपन इन्हें जो बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा क्या कहता है, ड या ढ से पहले क्या आए, आधा पंचमाक्षर आए या फिर अनुस्वार आए तो अपन क्या करेंगे, बिंदी का प्रयोग है जो नहीं करेंगे। किनके, इन शब्दों के नीचे या नुक्ता का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आपको दिख रहा है, मैंने लिखा है खंड लिखा है, पाखंड लिखा है, दंड लिखा है, पंडित लिखा है, सब में क्या आ रहा है, इससे पहले आधा पंचमाक्षर आ रहा है, इससे पहले आधा पंचमाक्षर आ रहा है, इससे ऊपर है जो अनुस्वार आ रहा है।
इसके अंदर भी अब क्या आ रहा है, पंचम अक्षर आ रहा है, इसलिए अपने जो इसके नीचे बिंदी का या नुक्ता का प्रयोग नहीं करेंगे। अंसार सर बोल रहे हैं, राम राम सर जी, राम राम अंसार जी, बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका क्लास में जुड़ने के लिए, हैं बहुत दिनों बाद दर्शन दिया आपने, क्या बात है। तो अपन है जो चौथा नियम आगे के जो पेज में देख लेते हैं। चौथा अपना नियम है, चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम कहता है अंग्रेजी भाषा के शब्दों में अंग्रेजी भाषा के शब्दों में यदि ड व ढ वर्ण आ जाए तो उनके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती। ये अपना चौथा और अंतिम नियम है किसका, अपने उत्क्षिप्त वर्णों का, यानी ताड़न जात व्यंजनों या कह सकते हैं द्विगुण वर्णों का, कि कहां पर अपने जो बिंदी नहीं लग। जैसे अपने पास कोई शब्द है, मान लो अंग्रेजी भाषा के यानी विदेशी शब्द, जो अंग्रेजी भाषा के ऐसे शब्द जो क्या है हिंदी में ज्यों के त्यों अपन प्रयुक्त कर रहे हैं। जैसे एक शब्द हो गया प्राउड, ये किस भाषा का है, अंग्रेजी का है, उनके अंत में क्या आ रहा, ड आ रहा ना, तो अपन क्या है इस ड के नीचे नुक्ता का प्रयोग या बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अपने पास कोई शब्द है रोड, इसमें क्या आ रहा है, साथ में अपने अंग्रेजी का स्वर भी आ रहा है, ये वो किस भाषा का स्वर है, अंग्रेजी भाषा का स्वर है ना, तो अपन क्या नुक्ता का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा जैसे मान लो कोई शब्द है लाउड, इसमें भी क्या है अपन नुक्ता या बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के शब्द है सारे के सारे जो हिंदी में अपन इस रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। या जैसे मान लो क्राउड शब्द हो गया, भीड़ को क्राउड बोलते हैं, है ना, इस प्रकार के कुछ शब्द है जिनका अपन हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। तो समझ गए उत्क्षिप्त यानी ताड़न जात व्यंजनों के अपने नियम। और ये किस वर्ग के होते हैं, ये होते हैं अपने ट वर्ग के, और ड और ढ का ये जो दूसरा रूप होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, द्विगुण बोलते हैं। जैसे तृप्ता बोल रही है हेडमास्टर, बिल्कुल तृप्ता आपका एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, हेडमास्टर में ड आ रहा है और ड के नीचे अपन क्या है बिंदी या नुक्ता का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका अपन प्रयोग कहाँ करते हैं, हिंदी भाषा में नड़ले से करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कौन कौन से टॉपिक है सर, दिनेश कुमार सेन पूछ रहा है। बिल्कुल दिनेश, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आपके टॉपिक एक तो संधि है, एक आपके समास है, एक आपके वाक्य शुद्धि है, और एक आपके उपसर्ग है, और एक प्रत्यय है। ये सारे टॉपिक आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में लगते हैं, और आपके 15 क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिकों में से। और बाकी मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम, शब्द, पर्यायवाची, ये सारे क्या होते हैं, ये तो सारे खुद पढ़ने वाले टॉपिक है, अभ्यास करने वाले टॉपिक है। और हो सकता है अपन जब क्वेश्चन सीरीज लाएंगे तो इनका अभ्यास अपन यहाँ भी किया करेंगे ना, ये सारे टॉपिक आपके चलेंगे। दूसरी बात ये है कि अपन वर्णमाला क्यों पढ़ रहे हैं, वर्णमाला आपके भी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्णमाला के बिना आप संधि नहीं कर पाएंगे। संधि के अपने 3 प्रकार होते हैं, एक होती है स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। तो आपको मान लो स्वर का ही पता नहीं है तो अपने को क्या पता लगेगा स्वर संधि में कौन कौन से स्वरों का किस प्रकार से अपने जो निर्माण करते हैं। या फिर व्यंजन का पता नहीं है तो अपन व्यंजन संधि कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए अपने को क्या करना है, ये भी साथ में पढ़ने हैं वर्णमाला भी, भाई स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ कौन से हैं, संयुक्त कौन से हैं, एक मात्रिक कौन से, सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए ना। जैसे तृप्ता बोल रही साउंड, बिल्कुल है, जो साउंड भी अपना अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। अब बात करते हैं अपने अगले वर्णों की। अपने 4 संयुक्त अक्षर पढ़ लिए, 2 अपने ताड़न जात या उत्क्षिप्त वर्ण पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे 2 और बच गए, वो लास्ट, वो कौन से बच गए, वो अपने बच गए अयोगवाह वर्ण। क्या बोलते हैं इन्हें, इन्हें बोलते हैं अपने अयोगवाह वर्ण। अब इनका नाम क्या रखा है, अयोगवाह रखा है। तो अयोगवाह नाम से तात्पर्य क्या भाई, जैसे एक शब्द तो क्या है ए है और साथ में क्या लिखा है, योग लिखा है। और योग का अर्थ क्या होता है, योग बोलते हैं किसको, एक तो योग करने को बोलते हैं जो बाबा रामदेव करते हैं, और थोड़े दिन पहले अपने योग दिवस है जो मनाया भी था पूरे भारत में। तो एक तो योग वो हो गया, शारीरिक क्रियाएं करना, अभ्यास करना संतुलन के लिए, और एक योग किसको बोलते हैं, जोड़ को बोलते हैं या जोड़े को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ योग से तात्पर्य जोड़ से है, और साथ में क्या लगा दिया, ए लगा दिया। ए लगाते क्या हो गया,
मतलब जो किसी के साथ शामिल नहीं हो, जिसके जोड़े में कोई शामिल नहीं है, जिन वर्णों को है जो ना तो स्वरों में शामिल करते हैं और ना ही व्यंजनों में शामिल करते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अयोग वा। दिनेश कुमार सेन बोल रहा है बिना योग के। हाँ बिल्कुल बिना योग के, ठीक है। अयोग यानी बिना योग के, या फिर अपन कहें जिनको अपन किसी के साथ शामिल नहीं करें। राजेंद्र सारस्वत बोल रहा है राम राम गुरुदेव। राम राम राजेंद्र, आपका भी स्वागत है क्लास में। अब बात करते हैं किसकी? अपने अयोग यानी बिना जोड़ के, या फिर अपन कहें अ का अर्थ होता है रहित और योग बोलते हैं जोड़ को, यानी अपने योग रहित या जोड़ रहित जो स्वर होते हैं उनको बोलते हैं क्या? अयोगवाह। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या अपने यहाँ 2। और कौन कौन से होते हैं ये? एक तो होता है अंग और एक होता है अह। इसे अपन इस अनुस्वार के रूप में भी लिखते हैं कई जगह, और इसे लिखते हैं अपन किसके रूप में? विसर्ग के रूप में, है ना। इन्हें अपन क्या दोनों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अयोगवाह, क्योंकि अपन इनको ना तो स्वरों में शामिल करते हैं और ना ही व्यंजनों में शामिल करते हैं। दूसरी बात अपन को एक और ध्यान रखनी है, वो ये है इन दोनों का प्रयोग अपन किसके साथ करेंगे? स्वरों के साथ ही करते हैं मात्रा के रूप में, है ना। व्यंजनों के साथ इनका प्रयोग अपन नहीं कर पाते हैं। जैसे अपन इसका प्रयोग करेंगे तो जिस व्यंजन में स्वर होगा वहीं अपन क्या अनुस्वार का प्रयोग कर पाएंगे, या फिर जैसे मान लो सीधा इसका स्वर के साथ प्रयोग करेंगे तो अपन क्या करेंगे? चंद्र बिंदु के रूप में जो स्वर के साथ इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बात किसकी होगी? अपनी अयोगवाह की। और इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या अपनी हो गई 2, और नाम इसका कर दिया अयोगवाह इसलिए जैसे मान लो कोई शब्द है अंगूर, जैसे कोई शब्द है कंगन, इसमें अपने किसका प्रयोग कर रहे हैं? अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार जैसे मान लो अपन लिखते हैं प्रातः है, इसमें क्या करते हैं? विसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई शब्द है मान लो अतः है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं? विसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। इसको अपने विसर्ग बोलते हैं। उच्चारण कैसे करते हैं विसर्ग का? विसर्ग का उच्चारण करते हैं है की ध्वनि के साथ में। किसकी ध्वनि के साथ में? है की ध्वनि के साथ में। जैसे अपन लिखे मान लो मन है, तो अंत में विसर्ग के लिए क्या करेंगे? है के रूप में जो उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से अपने जो वर्णमाला के सारे वर्ण पढ़ लिए। अब बात करते हैं अपने एक बार से संयुक्त रूप से सारे वर्णों की संख्या की बात करें। स्वर अपने कितने पढ़ लिए? 11। उसके बाद व्यंजनों की बात करें तो अपने सबसे पहले कौन से पढ़े थे? स्पर्श। उसके बाद पढ़े थे अंतस्थ। उसके बाद ऊष्म। इनकी संख्या अपने 25 पढ़ ली थी। इनकी पढ़ ली थी 4 और इनकी भी 4। टोटल कितने हो गए अपने? 33। उसके बाद अपने आज पढ़े थे संयुक्ताक्षर, और इनकी संख्या कितनी है? 4। उसके बाद अपने पढ़े थे उत्क्षिप्त यानी ताड़न जात, इनकी अपने संख्या पढ़ी थी 2। और अंत में अभी अपने पढ़ी कितने हैं? अयोगवाह, इनकी भी संख्या कितनी पढ़ ली अपने? 2। अब कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 11 और 33 44, तो अपने यहां तक हो गए थे। 44 और 4 48 और 2 50 और 2 52। बस यही अपनी हिंदी है जो निदेशालय कहती है कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्णों की संख्या 52 है। और मूल रूप से वर्णों की बात करें तो कितने अपने? 44 है, क्योंकि अपने 11 तो स्वर हो गए और 33 अपने ये व्यंजन हो गए। लेकिन कुल वर्णों के अपने सम्मिलित रूप से बात करें तो कितने संयुक्त अक्षर अपने? 4 हो गए, 2 अपने उत्क्षिप्त हो गए और 2 अपने अयोगवाह हो गए। इस प्रकार से अपने हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। यहां तक सबकी बात क्लियर है? तो वर्णमाला इस प्रकार से अपनी जो कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन देखते हैं थोड़ा सा वर्णों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। किस रूप में? संयुक्त रूप से, स्वर और व्यंजनों का एक साथ में, है ना। तो अपने जो ये भी मामला क्लियर हो जाएगा। तृप्ता सारस्वत बोल रही है, क्या लिख रही? 44 लिख रही है क्या? अच्छा, हिंदी में लिख रही, शुद्ध देवनागरी में 44। बिल्कुल आपकी जो इनकी संख्या 44 होती है मूल रूप से तो, लेकिन सारों को साथ में देखें तो कितनी होती है? 52 होती है। और 52 अपने पूरे कंप्लीट पढ़ लिए। अब बात करते हैं अपने उच्चारण स्थान की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? सबसे पहले बात करते हैं अपन कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। तो एक तो अपना अ हो गया, एक अपना आ हो गया। इसके अलावा क वर्ग पूरा का पूरा, एक अपना है हो गया।
और एक अपना विसर्ग। भाई अपन ए और आ किससे बोलते हैं? ए और आ अपन उच्चारण करते तो कंठ से है जो ध्वनित रूप अपना सामने आता है। दूसरा क वर्ग पूरा का पूरा। क वर्ग में कौन कौन से हैं जिसकी अपन पहले ही बात कर चुके हैं? क ख ग घ और अंग। ये पांचों किससे बोले जाते हैं? अपने कंठ से। इसके अलावा है वर्ग भी, अपना है वर्ण भी किससे बोलेंगे? कंठ से। और विसर्ग, इस प्रकार के चिन्ह को बोलते हैं विसर्ग, जिसे भी अपन कंठ से उच्चारित करते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं किसकी? दूसरा अपना उच्चारण स्थान है तालु। तालु में अपने एक तो आ गया लघु ई, एक अपना दीर्घ ई, एक अपना च वर्ग, एक अपना ये आ गया, और एक अपना स जो कि तल्लवी से कहते हैं जिसे अपन। ये सारे किससे बोलेंगे अपन? तालु से। लघु ई, दीर्घ ई, च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ और ये पांचों अपन किससे बोलते हैं? तालु से उच्चारित करते हैं इन पांचों को। और अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि भाई तालु क्या होता है, तो आप एक काम कीजिए, इन वर्णों को जो बोल के देख लीजिए। किसको? पहले लघु ई को बोल के देखो इस प्रकार से ई, फिर बोलो ई, उसके बाद च, छ, ज, झ, य, उसके बाद ये बोलो, उसके बाद में इस श को बोल के देखो। जहां अपनी जीभ स्पर्श कर रही है उसे क्या बोलेंगे? उसे ही अपन तालु बोलेंगे। फिर बात करते हैं अपन तीसरे उच्चारण स्थान की, जो कौन सा है? अपना मूर्धा है। और मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे अपना एक तो री हो गया, जो क्या है? अपना स्वर है। इसके अलावा ट वर्ग पूरा का पूरा। इसके अलावा अपना अगर री को अपन मान लो मूर्धा से बोल रहे हैं, तो री जैसा एक और कौन सा बच गया? रे। तो रे भी किससे बोला जाएगा? मूर्धा से। एक अपना मूर्धन्य स हो गया। ये सारे अपन किससे बोलेंगे? मूर्धा से उच्चारित करेंगे। वही बात है, फिर से मूर्धा का पता नहीं लग रहा है भाई मूर्धा कहाँ है, तो आप इससे जो ट वर्ग को बोल के देख लीजिए, री को बोल के देख लीजिए, और रे को बोल के देख लीजिए। जहां अपनी जीभ स्पर्श करेगी वो क्या होगा? वो अपना मूर्धा होगा। उसके बाद बात करते हैं किसकी? दांतों से उच्चारित होने वाले वर्णों की। तो एक तो होता है अपना त वर्ग, एक अपना ल, और एक अपना दंत्य स। इनका उच्चारण अपन किससे करेंगे? किससे करेंगे? जीभ कहां स्पर्श करेगी? जीभ स्पर्श करेगी दांतों को, और इन्हें बोलते हैं दंत्य वर्ण। त वर्ग में कौन कौन से? त, थ, द, ध, न। और बोल करके देख लीजिए, बिल्कुल जीभ है जो स्पष्ट रूप से अपने दांतों को स्पर्श कर रही है। और एक अपना ल होगा, इस स को बोलते हैं दंत्य स। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? अपना दांत है। उसके बाद अपन बात करते हैं पांचवा उच्चारण स्थान। ये कौन सा है? ये अपना है ओष्ठ। और ओष्ठ किसे बोलते हैं? ओष्ठ बोलते हैं होठों को। किसको बोलते हैं? होठों को ही अपने ओष्ठ बोलते हैं। और ओष्ठीय वर्ण कौन कौन से हो गए? एक तो अपना प वर्ग हो गया, जिसमें जैसे अपना प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भय हो गया, और मैं हो गए। ये पांचों वर्ण किससे बोले जाएंगे? अपने ओष्ठ से, यानी होठों से बोले जाएंगे, उच्चारित किए जाएंगे। ये अपने बात कर ली किसकी? उच्चारण स्थान की। इसके अलावा अपने एक उच्चारण स्थान और है, वो कौन सा है? वो है अपना नासिका। और नासिका किसे बोलते हैं? नासिका बोलते हैं दोस्तों नाक को। किसको? नाक को। अब नाक से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ण है भाई? अपने कुल 52 वर्णों की बात कर चुके हैं, तो इनमें नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं? जैसे एक तो अपने अनुस्वार, सबसे पहले जो अपने अभी पढ़ा है ना, जिसे अपन क्या है? अंग बोलते हैं, और ये मात्रा के रूप में इस प्रकार से प्रयुक्त होता है। इसके अलावा पंचमाक्षर। अब पंचमाक्षर किसे बोलते हैं? जो 5 वर्ग हैं उनके 5 वर्ण को क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं। तृप्ता बोल रही है नाक, बिल्कुल तृप्ता। नासिका है जो नाक को ही बोलते हैं। तो पंचमाक्षर कौन कौन से? जैसे अपना क वर्ग का 5वां अंग हो गया, क वर्ग का 5वां अंग है। च वर्ग का य, ट वर्ग का हण, और त वर्ग का न, और प वर्ग का मैं। इनका उच्चारण अपन किससे करते हैं? नासिका यानी नाक से करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपने जो स्वर बचते हैं, जैसे मान लो आई हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, और औ हो गया, इनका अपन उच्चारण किससे करेंगे? इन स्वरों को बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है? 2-2 स्वरों से जो मिल करके बने होते हैं, इसलिए इनके उच्चारण स्थान भी कितने हैं? अपने 2 हैं। जैसे मान लो ई का अपने तालु हो गया, और ए का अपना कंठ हो गया, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? अपना कंठ तालु हो गया।
उसी प्रकार से जैसे मान लो ओ का निर्माण ऊ और किससे होता है, पहले ए आता है उसके बाद में ऊ आए तो अपना क्या बनता है, ओ बनता है, तो उसका अपने उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठ होगा। तो इस प्रकार से संयुक्त स्वरों का अपने उच्चारण स्थान भी दो दो हो सकते हैं। ठीक है, ये अपने बात कर ली किसकी, उच्चारण स्थान की और अपने वर्णमाला की, जिसके अंदर अपने स्वर पढ़ लिए, व्यंजन पढ़ लिए, और अपने व्यंजन के अलावा है जो व्यंजनों के दूसरे रूप थे वो भी पढ़, जैसे संयुक्ताक्षर हो गया, द्विगुण हो गया, अयोगवा हो गया। इस प्रकार से अपनी वर्णमाला कंप्लीट होती है और अपने उच्चारण स्थान भी है जो कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं। बाकी अपने जो कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी भरत सर की क्लास है 9 बजे, तो आप सबको जुड़े रहना है, गायब नहीं होना है। ठीक है ना, टाइम पे जुड़ जाना है। फिक्स 9 बजे सर की क्लास है, जिसमें आपकी आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लास होगी। ठीक है साथियों, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।